students, so my name is Ritika Gai and today we will be studying physics and आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो CBSE NCERT में हमारा चैप्टर नंबर 12 है. ठीक है. सो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है ये सब हम एक्सपीरियंस करते हैं अपने घर में और हर जगह. इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, जैसे भी लाइट जलती है, पंखा जलता है, उस चीज़ से वो होती है इलेक्ट्रिसिटी. सो इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली होता क्या है, फ्लो ऑफ करंट. तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, फ्लो ऑफ करंट. जब भी करंट किसी भी कंडक्टर में फ्लो कर रहा होता है उसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी. करंट क्या होता है, अब बेसिकली हमारा करंट को मैं किस तरीके क्या बोल सकती हूँ कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. मैं बोल सकती हूँ कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं उसको बोलते हैं हम कि वो वहाँ पे उस वायर में या उस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है. तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, आपने पढ़ा होगा, एटम का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, बीच में न्यूक्लियस होता है और आसपास इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं. तो हम यहाँ पे वही इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं. ठीक है. सो करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. डायरेक्शन ऑफ करंट, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है. कैसे कि करंट की डायरेक्शन क्या होती है. बेसिकली देखो, करंट जो होता है ना, किसी भी बैटरी सोर्स से, जैसे ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है, किसी भी बैटरी सोर्स से करंट जो होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव ट्रैवल करता है. पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में फ्लो करता है. ठीक है. बट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव में ट्रैवल करते हैं. सो वी कैन से डायरेक्शन of electrons is opposite to the direction of okay. So अगर करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव ट्रैवल करता है तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल पे ट्रैवल करते हैं. बेसिकली करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो अगर इलेक्ट्रॉन्स इस साइड जा रहे हैं तो करंट ऑटोमेटिकली इस साइड होगा. ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना. ओके. सो नेक्स्ट इज सो हम सबसे पहले पढ़ते हैं करंट की यूनिट क्या होती है, करंट का सिंबल क्या होता है, बेसिक चीज़ें. ठीक है. सो करंट क्या होता है, करंट का सिंबल क्या होता है, आई. ठीक है. आई इज द सिंबल ऑफ करंट. ओके. सो करंट की यूनिट क्या होती है, एक साइंटिस्ट थे हमारे एम्पेयर, उन्होंने इसको फाइंड किया था. तो उन्हीं के नाम से इसकी यूनिट होती है विच इज़ ए से उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं और नाम होता है एम्पेयर. दिस इज द SI यूनिट ऑफ करंट. ठीक है. SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पेयर. ठीक है. ओके. सो अब अगर करंट को निकालना है मुझे, ठीक है, किसी भी कंडक्टर में मुझे करंट को निकालना है तो करंट का फॉर्मूला क्या होगा, I इज इक्वल्स टू Q/T. अब ये Q क्या होता है और ये T क्या होता है. सो बेसिकली करंट होता क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम. ओके. करंट की डेफिनेशन अगर मैं लिखूँ तो मैं लिख सकती हूँ फ्लो ऑफ चार्ज, जब किसी भी कंडक्टर में चार्जेस फ्लो करते हैं इन पर यूनिट टाइम. पर सेकेंड में हो सकता है, पर मिनट में हो सकता है, बट इन द केस ऑफ दिस यहाँ पे 1 सेकेंड में होता है. ठीक है. चार्ज जो होता है चार्ज क्या होता है, दिस इज चार्ज एंड दिस इज द यूनिट ऑफ चार्ज विच इज कूलम एंड दिस इज टाइम. टाइम को किस में रिप्रेजेंट करते हैं, सेकेंड्स में. तो मैं बोल सकती हूँ किसी भी वायर में 1 एम्पेयर का करंट तभी फ्लो करेगा जब उस कंडक्टर में 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो करेगा इन 1 सेकेंड्स. क्लियर है. आई एम रिपीटिंग कि किसी भी कंडक्टर में 1 एम्पेयर का करंट तभी फ्लो करेगा जब 1 कूलम ऑफ चार्ज उस कंडक्टर में फ्लो करेगा इन 1 सेकेंड. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ करंट. ठीक है. I इज इक्वल्स टू Q/T. सो अब हम ये क्वेश्चन करेंगे. सो द क्वेश्चन इज अ करंट ऑफ 8 एम्पेयर इज फ्लोइंग इन अ कंडक्टर.
फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन पर सेकेंड। तो वो कह रहे हैं एक कंडक्टर में 8 एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा था, ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताओ जो पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे एक क्रॉस सेक्शन में, ठीक है, क्लियर है। तो अभी हमने पढ़ा कि 1 एम्पेयर जो होता है वो 1 कूलम ऑफ चार्ज को फ्लो करता है इन 1 सेकेंड, है ना। तो 8 एम्पेयर कितना करेगा, 8 एम्पेयर कितना करेगा, 8 कूलम इन 8 कूलम ऑफ चार्ज करेगा ना, 1 एम्पेयर 1 कूलम कर रहा है तो 8 एम्पेयर 8 कूलम ऑफ चार्ज करेगा। सो वी नो डैट कि चार्ज जो होता है ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ये आपने पढ़ा होगा इन 9th स्टैंडर्ड, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 कूलम। चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19। सो 8 कूलम ऑफ चार्ज में कितना होगा, 8 बाई 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19। कूल। तो 8 divided by 1.6 is 5 and this will go above positive 19. So in 8 coulomb of charge we have 5 into 10 raised to the power 19 electrons flowing. So we can say that कि जब एक कंडक्टर में 8 एम्पेयर का करंट फ्लो करता है तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। जब भी अभी अब उन्होंने क्या, अभी हमने डिस्कस किया ना, अभी हमने पहले डिस्कस किया कि करंट कैसे फ्लो करता है, जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, ठीक है। तो जब करंट फ्लो किया तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। उन्होंने पूछा कि 8 एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताओ। तो 8 एम्पेयर का जब करंट फ्लो करता है तो 5 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 10 रेज टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, जब भी चार्ज, अभी हमने पढ़ा कि करंट क्या होता है, चार्जेस जब फ्लो करेंगे, ठीक है, तो चार्जेस जब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस बॉडी से इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बॉडी में ट्रांसफ़र होते हैं। लाइक अगर मैं बोल सकती हूँ कि मैंने एक बैटरी लगाई, तो जब यहाँ से करंट फ्लो करेगा तो यहाँ ये क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेस बॉडी है, मतलब इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बॉडी में ट्रांसफ़र होंगे तो इसके बीच में जो डिफरेंस क्रिएट होगा वो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो चार्ज फ्लोज फ्रॉम इलेक्ट्रॉन एक्सेस बॉडी टू इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बॉडी। ओके, सो पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, इसको हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स है, बीट बैटरी, बीट सेल, जब भी कोई वर्क डन करती है वो इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जब वो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करने के लिए जो वो वर्क करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, तो उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो इसका फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले तो इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं V से। ओके, V इज वोल्ट, V is equals to W by Q. This is the formula of electric potential. Okay? This is the formula of electric potential. V is equals to W by Q. W क्या है, work done, and Q क्या है, charge. अब work done की यूनिट क्या होती है, जूल, which is represented by capital J. Okay, and charge की unit again कूलम, which is represented by C. तो मैं बोल सकती हूँ कि 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस तभी क्रिएट होता है जब 1 जूल ऑफ वर्क डन होता है इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो अभी तक हमने 2 फॉर्मूले पढ़ लिए, विच इज I इज इक्वल्स टू Q बाई T एंड V इज इक्वल्स टू W बाई Q. Okay, let's move forward. So this is the question. Find the change in potential. Change in potential हमें find करना है if 12 joule of work is done on 0.0001 coulomb of charge. हमें change in potential निकालना है, मतलब V निकालना है बेसिकली हमें, और हमें given क्या क्या है,
गिवन हमें क्या क्या है, हमें V निकालना है और हमें गिवन है वर्क डन विच इज़ 12 जूल and charge which is 0.0001 coulomb. Okay, so we have the formula V is equals to W by Q. Okay, so W will be 12 and charge will be this 0.001 coulomb. Okay, so how do we write this? This will be 10 raised to the power minus 4. So this will be, again this number will reciprocate to the numerator and this will become 12 into 10 raised to the power 4 volt. Electric potential की unit क्या होती है, SI unit क्या होती है, volt. So this will be the answer, or we can write 1.2 into 10 raised to the power 5 volt. Okay, वी कैन, हम इसके जो पॉइंट है वो भी मूव कर सकते हैं और इसकी पावर को, ये भी ठीक आंसर है, ये भी ठीक आंसर है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, ओम्स लॉ। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या था, ये एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने हमें ये बताया कि अभी तक हमने दो क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ लिया विच इज़ V एंड I। V इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड I इज़ करंट। तो इन्होंने हमें ये बताया कि जो V होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I से, करंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। उन्होंने इसको एक्सपेरिमेंटली भी प्रूफ किया और उन्होंने इसका एक ग्राफ प्लॉट किया था। जो ग्राफ जो प्लॉट किया था वो इट कम्स आउट टू बी अ स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा था विच प्रूफ्स कि हाँ V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, ठीक है। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए उन्होंने यहाँ पे R को इंट्रोड्यूस कर दिया था। R, अब R क्या है हमारा, रेजिस्टेंस। उन्होंने कहा कि जब भी कभी करंट फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर में या किसी भी वायर में, तो वहाँ पे वो वायर जो होती है, वो मेटल जो होता है, वो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, ठीक है। जितना भी करंट वहाँ पे फ्लो करेगा वो मतलब पूरा का पूरा नहीं कर पाएगा, वहाँ पे कुछ ना कुछ ऑब्स्ट्रक्शन उसको मिलेगी, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो वो कम्प्लीटली नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो दिस इज द मेन फॉर्मूला ऑफ ओम्स लॉ। इसको हम अलग अलग तरीके से डिराइव भी कर सकते हैं। V इज इक्वल्स टू आई आर हो गया, या हम लिख सकते हैं R इज इक्वल्स टू V बाय आई, राइट। या हम लिख सकते हैं I इज इक्वल्स टू V बाय R। डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन वी कैन यूज ईदर वन ऑफ दिस। हम कोई भी इस तीनों में से यूज कर सकते हैं जो भी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। ओके, सो ये क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3। इफ अ करंट ऑफ 5 एम्पेयर फ्लोज थ्रू अ 0.6 ओम रेजिस्टर, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर। तो वो कह रहे हैं कि अगर करंट फ्लो कर रहा है, 5 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है एक कंडक्टर में से, और 0.6 ओम का रेजिस्टर लगा हुआ है उसके ऊपर, मतलब वो 0.6 ओम का ऑब्स्ट्रक्शन वो फेस कर रहा है। सो वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा अक्रॉस द रेजिस्टर, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। सो अगेन अब यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या क्या है। सबसे पहले फिजिक्स का नंबर 1 रूल, जो भी क्वेश्चन होगा उसका जो भी गिवन पार्ट है, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसको सबसे पहले एक तो लिख लो, सबसे ईजी हो जाती है चीज़ें। तो हमारे पास I गिवन है विच इज़ 5 एम्पेयर, ठीक है। फिर हमारे पास रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस गिवन है विच इज 0.6 ओम। ओके, सो अब हमारे पास I है, R है, उन्होंने निकालने को क्या बोला, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बोला उन्होंने मेनली हमें निकालने को। ओके, सो V इज इक्वल्स टू IR, ठीक है। अब V हमें निकालना है, I है हमारा 5, R है हमारा 0.6। ओके, सो 5 इंटू 0.6 क्या होगा, 3.0 वोल्ट। ओके, सो दिस विल बी द आंसर। तो अगर 5 एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा है थ्रू अ रेजिस्टेंस 0.6 ओम का रेजिस्टर में, तो वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा 3 वोल्ट का। ओके ओके,
सो अभी हमने ओम्स लॉ में हमने एक नई क्वांटिटी पढ़ी विच इज़ रेजिस्टेंस, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा और देखते हैं, रेजिस्टेंस होता क्या है, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, ये एक्चुअली में होता क्या है, किस पे डिपेंड करता है, मेन चीज़ हमें ये पढ़नी है, ठीक है। सो रेजिस्टेंस क्या होता है, जब भी कोई भी वायर है, ठीक है, ये वायर है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा था, आई करंट फ्लो कर रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। तो जब भी किसी वायर में, वायर मेटल हो सकती है, अलग अलग मटेरियल की होती है, तो कोई भी मेटल है, अब सारे मेटल सेम तो नहीं होते ना, तो सारे, अब किसी भी, मान लो कोई भी मेटल है, XYZ मेटल है, उसमें से वायर में से करंट फ्लो हो रहा है, तो वो वायर का जो मेटल के जो कुछ होंगे, वो कुछ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करेगी, कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करेगी, जिससे करंट आगे कंप्लीटली फ्लो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो उस वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा ही होगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस बेसिकली होता क्या है, रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय अ मेटल विच स्टॉप्स और मिनिमाइजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर। ओके, सो रेजिस्टेंस जो होता है उसका SI यूनिट होती है ओम, ये इसकी SI यूनिट होती है, इसको बोलते हैं OHM, ओम। रेजिस्टेंस R, ओके। सो अब ये डिपेंड किस किस पे करता है, रेजिस्टेंस बहुत अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड करता है, 3 चीज़ों पे बेसिकली वो डिपेंड करता है। और सबसे पहले डिपेंड करता है वो L पे, L इज लेंथ, R is directly proportional to length। फिर वो डिपेंड करता है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। अब जो कोई भी कंडक्टर है, कोई भी वायर है, वो बेसिकली सर्कल होती है ना, सर्कल, ऐसे वायर होती है, सर्कल होती है, तो वो जो होती है इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया के। और यहाँ पे हम फॉर्मूला डालते हैं हमेशा पाई आर स्क्वायर यू, जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो हम एरिया में पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, और R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है A के, ठीक है। तो अब मैं बोल सकती हूँ कि जो R है, जो रेजिस्टेंस है मेरा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L बाय A के, क्लियर है। और थर्ड चीज़ जो है, जो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, वो किस पे करता है, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, वेदर इट्स सिल्वर, वेदर इट्स जिंक और कॉपर और एल्यूमिनियम, डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल रेजिस्टेंस कम ज़्यादा हो सकता है। ओके, सो अभी हमने पढ़ा कि हमारा जो है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A। तो अब इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे जिसको बोलते हैं हम रो। जो ये होता है बेसिकली ये होता है रो, ठीक है। रो बोलते हैं इसको, द ग्रीक लेटर है, दिस इज अ ग्रीक लेटर जिसको हम रो बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये जो होता क्या है, ये होता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। ये थ्रू एक्सपेरिमेंट्स निकाली गई है फॉर डिफरेंट मटेरियल्स, ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। सो जो ये होती है, ये बहुत ज़्यादा हाई होती है इंसुलेटर्स के लिए और बहुत ज़्यादा कम होती है मेटल्स के लिए, और इन बिटवीन वैल्यू होती है फॉर मेटलॉइड्स और सेमीकंडक्टर्स। सो R इज इक्वल्स टू रो L बाय A इज द फॉर्मूला दैट वी विल यूज टू फाइंड द रेजिस्टेंस। सो अब जो रो है वो है, मैंने कहा कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है, या फिर उसका दूसरा नाम होता है रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं, इसको सिर्फ रेजिस्टिविटी बोल देते हैं। ओके, तो जो ये रेजिस्टिविटी होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी SI यूनिट क्या होती है। तो अगर मैं इसको डिराइव करूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ RA बाय L। इसी फॉर्मूले को मैंने ऐसे लिख दिया, डिराइव कर दिया। ओके, सो R क्या होगा, R की यूनिट क्या होती है ओम, एरिया की यूनिट क्या होती है मीटर स्क्वायर, एंड लेंथ की यूनिट क्या होगी मीटर। ओके, सो अब यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो ये कट के 1 हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं कि रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम मीटर।
ओके, सो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी, ओम मीटर। ओके, सो हमने पढ़ लिया रेजिस्टिविटी इज रो एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी बोलते हैं इसको, रेजिस्टिविटी बोलते हैं, इसकी यूनिट होती है ओम मीटर। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन, लेंथ ऑफ कॉपर वायर इज 100 मीटर्स। ओके, लेंथ जो है कॉपर वायर की वो 100 मीटर्स की है एंड इट्स रेडियस इज 1 मिलीमीटर। उसका रेडियस जो है वो 1 मिलीमीटर का है। कैलकुलेट करना है हमें रेजिस्टेंस, और अगर उसकी रेजिस्टिविटी जो है कॉपर की वो गिवन है, ये तो हमारे पास गिवन क्या क्या, अगेन सब कुछ हम वो लिखेंगे जो हमारे पास गिवन है। गिवन क्या क्या हमारे पास, लेंथ है विच इज 100 मीटर्स। ओके, सो हमारे पास रेडियस गिवन है विच इज 1 मिलीमीटर एंड हमारे पास रेजिस्टिविटी गिवन है which is 1.72 into 10 raised to the power -8 ohm meter. Okay, so अब सबसे पहले we will use this formula, R is equals to rho L by A। हमारे पास रो है, L है, हमारे पास A नहीं है, पर अभी मैंने बताया था आपको अभी कि एरिया जो होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, राइट। एरिया इज पाई आर स्क्वायर, बट हमारे पास एक ये भी है कि जो लेंथ होती है वही मीटर में चाहिए और एरिया भी हमें मीटर स्क्वायर में चाहिए होता है। अब यहाँ पे जो है वो क्या है, मिलीमीटर में है, अब इसको मीटर में चेंज करना है। सो कन्वर्जन क्या होता है इसका, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीमीटर, राइट। सो 1 मिलीमीटर को अगर मैं चेंज करूँगी इन मीटर्स में, तो आई विल डिवाइड बाई 1000, इसको 1000 से डिवाइड करूँगी तो क्या आएगा, 1 into 10 raised to the power -3 meters will be my radius. So this is my radius. अब अगर मैं एरिया निकालूं, यहाँ पे मैं एरिया निकाल लेती हूँ सेपरेटली, पाई आर स्क्वायर, पाई क्या होगा 22/7, रेडियस क्या होगा 1 into 10 raised to the power -3 स्क्वायर। सो इसका आंसर क्या होगा, 3.14 into 10 raised to the power -6 is my area. Okay, so let's, okay, so हमारे पास हमें रेजिस्टेंस निकालना है, रो हमें गिवन है L by A। ओके, सो रो हमारे पास है 1.72 into 10 raised to the power -8 into 10 raised to the power -8 ओम मीटर। लेंथ थी हमारे पास 100 मीटर्स एंड हमारे पास एरिया था 3.14 into 10 raised to the power -6 मीटर स्क्वायर। इसका आंसर क्या होगा, 0.55 ओम विल बी दी रेजिस्टेंस। कैसे, देखो यहाँ पे अब कैलकुलेट तो हम कर ही लेंगे, 1.72 डिवाइडेड बाय 3.14 एंड वी विल कैलकुलेट दीज पावर्स ऑल्सो। उसके बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.55 एंड ओम आएगा, क्योंकि ये मीटर है ये भी मीटर है, 2 मीटर स्क्वायर हो जाएगा और नीचे भी हमारा मीटर स्क्वायर है, तो इट विल कट, हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, ओम। तो रेजिस्टेंस की वैसे भी जो हमने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, ओम होती है, तो इसीलिए रेजिस्टेंस जो आएगा वो हमारा क्या आएगा, 0.55 ओम। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो दीज नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हम बेसिकली यूज करते हैं इन सर्किट्स, ठीक है। तो हम 2 इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में मेनली पढ़ेंगे, एमीटर एंड वोल्ट मीटर। अब एमीटर क्या होता है, बेसिकली एमीटर होता है जो करंट को मेजर करता है, मेजर्स दी करंट, ओके, करंट को मेजर करता है। और वोल्ट मीटर जो होता है जो मेजर करता है वोल्टेज इन सर्किट। किसी भी सर्किट में वोल्टेज को मेजर करना है तो मैं वोल्ट मीटर को लगाऊंगी। अगर मुझे किसी भी सर्किट में करंट को मेजर करना है तो मैं एमीटर को लगाऊंगी।
ठीक है। बट एक इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें ये है कि हम एमीटर और वोल्ट मीटर को ऐसे ही नहीं लगा देते सर्किट में, तो कुछ कंडीशंस है इसकी, जिस कंडीशन में हम इसको लगाते हैं। तो एमीटर को हम हमेशा सीरीज में लगाते हैं। ये अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि सीरीज क्या होता है, और वोल्ट मीटर को हम हमेशा पैरेलल में लगाते हैं। अभी हम इन डेप्थ दोनों टॉपिक्स को पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड व्हाट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दैम, ये हम पढ़ेंगे। तो अभी के लिए ये समझ लो कि इसको सीरीज में लगाते हैं और इसको पैरेलल में लगाते हैं। जैसे ये अभी हमारा एक सर्किट था, ये रेजिस्टेंस था, और यहाँ पे मैं ऐसे लगा दिया मैंने एमीटर। तो ये होता है कि मैंने एक सर्किट में सीरीज में लगा दिया, साथ में लगा दिया। बट अगर मुझे वोल्ट मीटर लगाना है तो दिस इज द रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे मैं कहीं ऐसे लगाऊंगी वोल्ट मीटर में पैरेलल में, मतलब उसके पैरेलल में लगेगा और ये इसके साथ में लगेगा एमीटर में। ओके, सो सबसे पहले ये पढ़ने से पहले अभी हम कुछ सिंबल्स को देख लेते हैं कि अगर मुझे सर्किट बनाना है, कोई भी सर्किट मुझे बनाना है, तो कुछ हम सिंबल्स का यूज़ करते हैं। क्योंकि अब हम मेरे को सर्किट बनाना है तो मैं एक्चुअल सर्किट तो नहीं बना सकती, डैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो कुछ हम इसका यूज़ करते हैं, सिंबल्स का, इलेक्ट्रिकल सिंबल्स का हम यूज़ करते हैं। तो वो ब्रीफली हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला होता है बल्ब। बल्ब को हम किस तरीके से, किसी भी सर्किट में मुझे बल्ब बनाना है, ठीक है, मैं बल्ब को कैसे रिप्रेजेंट करूँगी? सो दिस इज़ द सिंबल ऑफ बल्ब। ओके, सो नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस। अभी हम बहुत सारे न्यूमेरिकल जब करेंगे इन सर्किट्स के, तो इसके अंदर आपको सर्किट दिया होगा, तो हाउ विल यू आइडेंटिफाई कि ये रेजिस्टेंस है, ये बल्ब है, ये बैटरी है, ये सेल है, एंड दिस इज अ मीटर, दिस इज वोल्ट मीटर, दिस इज की। तो उसके लिए ये सिंबल्स का टेबल एक फॉर्म कर लेते हैं। सो दिस इज बल्ब। रेजिस्टेंस कैसे फॉर्म करते हैं? अभी मैं बना रही थी कुछ ऐसे, इस तरीके से रेजिस्टेंस फॉर्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज सेल। सेल बेसिकली क्या होता है? एक सिंगल सेल ऐसे इस तरीके से फॉर्म करते हैं। दैट ये बड़ी वाली जो लाइन होती है पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और छोटी वाली लाइन नेगेटिव टर्मिनल को इंडिकेट करती है, ठीक है। नेक्स्ट इज बैटरी। बैटरी होता क्या है? मेनली कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। मतलब अभी हमने एक सेल बनाया, बट इसमें हो सकता है कि एक, दो से ज़्यादा भी सेल्स हो सकते हैं, तो उसको बोलते हैं हम बैटरी। तो हम इसको कैसे बनाएंगे? सो दिस इज द बैटरी। दिस इज द, अगेन बड़ा वाला जो लाइन होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल एंड छोटी वाली लाइन नेगेटिव टर्मिनल। सो बेसिकली दिस इज द बैटरी ऑफ 3 सेल्स। ये आप देख रहे हो ना, यहाँ पे एक सेल, ये 2 सेल और 3 सेल, ये बैटरी 3 सेल से मिलके बनी है। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट होगा हमारा की। हम की को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? की जो होती है बेसिकली क्या होती है? स्विच होता है हमारे सर्किट में। अगर मुझे सर्किट को ओपन रखना है या क्लोज रखना है, तो मैं की को कैसे रिप्रेजेंट करूंगी? ऐसे। दिस इज द सिंबल ऑफ की। ओके, सो नेक्स्ट इज वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को किसी सर्किट में मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ? और अगेन अभी हमने डिस्कस किया कि वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में लगाते हैं इन अ सर्किट। वोल्ट मीटर को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगी। देन एमीटर। एमीटर को कैसे करते हैं? ऐसे, ठीक है। एमीटर को ऐसे करते हैं, वोल्ट मीटर को ऐसे करते हैं। सो ये बल्ब हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये सेल हो गया, ये बैटरी हो गई, ये की हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, एमीटर हो गया। सो हाँ, अगेन ये जो है ये क्लोज्ड की का सिंबल है, मतलब अभी ये लगा दिया तो सर्किट बंद है। ओपन की का सिंबल भी होता है कि अगर वो की लगी हुई है बट स्टिल सर्किट इज ऑनगोइंग, सर्किट चल रहा है, तो ओपन की इस तरीके से बनती है, इसके अंदर डॉट नहीं होता। दिस इज ओपन की एंड दिस इज क्लोज्ड की। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब हमारी रेजिस्टेंस को लगाने के काफ़ी सारे नहीं, 2 तरीके के कॉम्बिनेशंस होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम
सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन में बेसिकली होता क्या है कि सारे रेजिस्टेंस जो होते हैं वो सेम एक ही लाइन में ऐसे लग जाते हैं, जिसके अंदर जो होता है, जैसे मान लो ये R1 है, दिस इज R2 एंड दिस इज R3। ओके, सो अब सीरीज कॉम्बिनेशन में बेसिकली होता क्या है कि इसके अंदर जो वोल्टेज होती है, पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफरेंट बट करंट इज सेम। सीरीज कॉम्बिनेशन का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसमें CBSE में आपको बहुत क्वेश्चंस इसके, इवन NTSC में भी मिल सकते हैं, कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंट होता है, पोटेंशियल डिफरेंट होता है एंड करंट सेम होता है। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसमें बेसिक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। अगर मुझे सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगाना है, मतलब एक सर्किट है उसके अंदर 3 या 4 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, तो मुझे उसका टोटल रेजिस्टेंस निकालना है उस सर्किट का, तो मैं क्या करूँगी, R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड ऑन गो, मतलब जितने भी रेजिस्टेंस होंगे वो सारे यहाँ पे सिंपल ऐड हो जाते हैं, सम हो जाते हैं उनका। और एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इसके अंदर करंट जो होता है वो सेम होता है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल है, क्या हो सकता है कि सीरीज में क्या होता है, यू हैव सीन फेरी लाइट्स जो होती हैं दिवाली पे जो हम अपने घरों में लगाते हैं, फेरी लाइट्स जो होती है वो एग्जाम्पल होता है सीरीज़ का। अगर उसमें उस पूरी जो लाइट होती है उसके अंदर एक बल्ब भी ख़राब हो जाए तो वो पूरा ख़राब हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में होती है। ठीक है, और ये उसका फॉर्मूला है। सो एक क्वेश्चन करते हैं। 3 रेजिस्टर्स हैं, R1 विच इज़ 5 ओम, R2 विच इज़ 3 ओम एंड R3 विच इज़ 2 ओम। ये जो है तीनों रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज़ में कनेक्टेड है। ठीक है, सीरीज़ में कनेक्टेड है, इस ये फिगर में ऐसे दिखाया हुआ है। तो इसका वो कह रहे हैं व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, अभी मैंने फॉर्मूला बताया। सीरीज़ में RS का फॉर्मूला क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 एज गिवन इन द क्वेश्चन। यहाँ इस सर्किट में सिर्फ 3 रेजिस्टेंस है। ठीक है, R1 प्लस R2 प्लस R3 करेंगे, 5 ओम प्लस 3 ओम प्लस 2 ओम, तीनों रेजिस्टेंस को प्लस करेंगे। R1 हमारा 5 था, R2 हमारा 3 था और R3 हमारा 2 ओम था। तो इसको प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा, 5 प्लस 3 प्लस 2 10 ओम। तो हमारा R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, 10 ओम। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा पैरेलल कनेक्शन। ओके, सो पैरेलल कनेक्शन में बेसिकली होता क्या है कि जो हमारे रेजिस्टेंस होते हैं वो कुछ इस तरीके से लगते हैं। कुछ इस तरीके से पैरेलल कनेक्शन में हमारे ये लगते हैं। तो ये मान लेती हूँ मैं R1, ये होता है R2, ये होता है R3। ठीक है, इस तरीके से लगते हैं, दूसरे के पैरेलल लगते हैं। देख रहे हो यहाँ पे ये जॉइंट है, मतलब बेसिकली जो ये वायर है यहाँ पे, यहाँ से 3 अलग अलग वायर जा रही हैं जो यहाँ पे आके कनेक्ट हो रही हैं। ओके, सो दैट इज वाई ये पैरेलल है। जस्ट सी द डिफरेंस बिटवीन सीरीज एंड पैरेलल। ये सीरीज का था एंड ये पैरेलल का। यहाँ पे 3 अलग वायर्स है, यहाँ पे ये तीनों एक साथ है ना, यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है, यहाँ पे ये 3 अलग वायर्स जुड़ रही है, तो ये पैरेलल कनेक्शन हो जाता है। तो अब पैरेलल कनेक्शन में बेसिकली क्या मेन चीज़ होती है कि इसके अंदर करंट डिफरेंट होता है। करंट इज डिफरेंट इन पैरेलल कनेक्शन, बट इसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है V जो होता है वो सेम होता है।
ये इस चीज़ इसकी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब अगर मुझे कोई भी मेरे पास सर्किट है वो पैरेलली उसका कनेक्शन हुआ है, ठीक है, पैरेलल कनेक्शन हुआ है, तो मुझे उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगी, फॉर्मूला क्या होता है, 1/RP इज इक्वल्स टू, रेसिप्रोकल करना है हमें तीनों रेजिस्टेंस का, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड गोज ऑन। 1/RP जो होता है इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ इनका क्या करना होता है, रेसिप्रोकल करके हम इसका जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मेन चीज़ इसमें क्या हो जाती है कि जैसे आपने 1/RP किया, ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज़ डाली, यू विल इसको सॉल्व आप कर ही लोगे एलसीएम लेके, या जैसे भी रिक्वायरमेंट होगी क्वेश्चन की, जो भी आपके पास डिजिट्स होंगे उसको आप सॉल्व कर लोगे। तो बच्चे गलती क्या करते हैं मेनली, इसको रेसिप्रोकल नहीं करते। आप जब भी आपका आंसर आएगा कुछ इस तरीके से आएगा और लिख देते हैं कि जैसे मान लो x आया आंसर x ओम, तो उसको x ओम लिख देंगे, बट x ओम नहीं होगा, ये भी तो रेसिप्रोकल होगा ना। तो ये 1/x इज द फाइनल आंसर हमारा ये होगा। तो ये गलती मत करना, इस चीज़ को भूलना मत, इसको रेसिप्रोकल करना इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। फिर एक चीज़ जो है मेन, जो सीरीज और पैरेलल में सबसे बड़ा डिफरेंस जो होता है, जो इसके अंदर करंट जो रेजिस्टेंस जो होता है इसके अंदर मैक्सिमम होता है। अगर मैं कभी भी सर्किट बना रही हूँ, कोई भी सर्किट मैं बना रही हूँ, मेरे पास 3 रेजिस्टेंस और मैंने वो तीनों सीरीज़ में डाल दिए, तो रेजिस्टेंस जो होगा वो मैक्सिमम मुझे ऑफर होगा उस कॉम्बिनेशन में, उस कनेक्शन में। और जब भी मैं उन 3 रेजिस्टेंस को पैरेलल के कॉम्बिनेशन में डालूंगी, तो रेजिस्टेंस जो ऑफर होगा वो मुझे मिनिमम होगा। मिनिमम रेजिस्टेंस मुझे पैरेलल कनेक्शन में मिलता है, यहाँ पे मुझे मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलता है। सीरीज़ में मुझे मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलता है और पैरेलल में मुझे मिनिमम रेजिस्टेंस मिलता है, ठीक है, ओके। सो हाँ, एक और चीज़ इस चीज़ में ध्यान रखना पैरेलल में, कि जो हमारे घरों में, इन हाउस होल्ड्स या फिर इन एनीवेयर जो होता है, हमारे पैरेलल कनेक्शंस होते हैं, सीरीज कनेक्शन नहीं होते हमारे घरों में। क्यों? क्योंकि देयर इज़ डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ना। एसी को अलग अमाउंट चाहिए, फ़ैन को अलग चाहिए, लाइट को अलग चाहिए, गीज़र को अलग चाहिए। तो हमारे घरों में पैरेलल कॉम्बिनेशंस लगे होते हैं, पैरेलल कनेक्शन से चीज़ें जुड़ी होती हैं, ठीक है। सो अब ये क्वेश्चन करते हैं हम। सेम रेजिस्टेंस है जो हमने सीरीज़ वाले क्वेश्चन में किए थे, 5 ओम, 3 ओम एंड 2 ओम। यहाँ पे भी सेम वैल्यूज़ हैं। अब वहाँ पे हमने क्या किया था, कि सीरीज में किया था। अब यहाँ पे हम पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, क्योंकि मेंशन है कि व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा इफ द 5 ओम, 3 ओम एंड 2 ओम रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ओके, सो व्हाट इज द फॉर्मूला, अभी हमने देखा 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। अब मैं वैल्यूज पुट करूंगी, 1/5 प्लस 1/3 प्लस 1/2। इसका ले लेते हैं एलसीएम, 30 ले लेते हैं। दिस इज दी 1/RP, भूलना नहीं है, ये 1/RP है। तो अब इसका रेसिप्रोकल करके क्या आ जाएगा, 30/31। तो मैं बोल सकती हूँ R इक्विवेलेंट मेरा क्या होगा, 30/31 ओम। 30/31 इज माय आंसर। और वहाँ पे हमारा कितना आंसर आया था, सीरीज में हमारा कितना आया था, 10। और यहाँ पे कितना आया, 30/31। यहाँ पे R इक्विवेलेंट डिवाइड करके कितना आएगा, 0.96 ओम। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दो कि जब हमने सेम रेजिस्टेंस 5 लिया, 5 ओम लिया, 3 ओम लिया एंड 2 ओम लिया, जब मैंने RS निकाला तो मेरा आ रहा था 10 ओम।
ठीक है। और जब मैंने पैरेलल में RP निकाला तो मेरा आ रहा है 0.96 ओम। तो मैंने अभी क्या बताया था, यही ना कि सीरीज में मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफर होता है और पैरेलल में मिनिमम रेजिस्टेंस ऑफर होता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल सकती हूँ अगर मिनिमम रेजिस्टेंस है तो करंट इसमें मैक्सिमम होगा, पैरेलल में मैक्सिमम करंट होगा और सीरीज में मिनिमम करंट होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा है ना, जो I होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है R के। अगर R बढ़ेगा तो I कम होगा, R कम होगा तो I बढ़ेगा। ठीक है, ओके। सो नाउ हम ये क्वेश्चन करेंगे, इसमें भी क्या करना है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है इसमें भी। और सर्किट कुछ इस तरीके का है, ये हमारे A और B पॉइंट्स के बीच में मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो हमारे पास 4 रेजिस्टेंस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, ये रहा मेरा R1, ये मेरा R2, ये मेरा R3 और ये मेरा R4। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि R1 और R2 जो है, R1 एंड R2 जो है वो तो सीरीज में है, बट R3 एंड R4 जो है वो पैरेलल में है ना, दिख रहा है ना, देखो ये दोनों सीरीज में और ये दोनों पैरेलल में है। बट ये दोनों पैरेलल में है तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये वाला जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन इसके साथ सीरीज में है, राइट। ये वाला कॉम्बिनेशन इसके साथ सीरीज में। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, इसको सॉल्व करती हूँ, R3 एंड R4 को सॉल्व करती हूँ जो पैरेलल में है। ठीक है, तो मैं RP निकालती हूँ। अब R3 एंड R4 लेना है तो मैं इसी को ऐसे ही लिख देती हूँ। ठीक है, तो R3 मेरा है 3 ओम, 1/3 प्लस 1/3, ये क्या हो जाएगा 2/3, 1/RP इज इक्वल्स टू 2/3। ठीक है, अब मेरा ये वाली जो क्वांटिटी है वो मेरा RP आ गया यहाँ पे 3/2 विच इज 1.5 ओम। तो मैं बोल सकती हूँ कि ये वाला जो रेजिस्टेंस है मेरा 1.5 ओम आ गया कलेक्टिवली, मतलब इसको अगर मैं बनाऊँ तो मेरा 1.5 ओम आ गया। ठीक है, अब अगर मैं देखो, ये मेरा A पॉइंट था, ये मेरा B पॉइंट था, जो मेरा ये वाला पार्ट था मैंने उसको कलेक्टिवली ऐसे बना लिया क्योंकि मेरा 1.5 ओम आया। ठीक है, अब अगेन मेरा R1 और R2 है जो कि है 2 ओम एंड 2 ओम। अब हमें दिख रहा है कि R1, R2 और जो ये 1.5 है ये तीनों सीरीज में है आपस में। ठीक है, तो मैं RS निकालूंगी 2 ओम प्लस 2 ओम प्लस 1.5 ओम, कितना आ जाएगा, दिस कम्स आउट टू बी 5.5 ओम RS आ जाएगा। ठीक है, जो RS जो होगा 5.5 ओम आ जाएगा। ओके, सो ऐसे कॉम्बिनेशंस हमें बहुत करने, ऐसे बहुत डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशंस होते हैं, सीरीज पैरेलल दोनों मिक्स होते हैं, फिर उसको हमें इसे शॉर्ट फॉर्म में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के बनाना होता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन ऐसा सेम कर लेते हैं, ये रहा। ठीक है, अब हमें दिख रहा है, जैसे मैं बोल देती हूँ ये R1 है, ये R2 है, ये है R3 और ये है R4। तो मैं बोल सकती हूँ R1 एंड R2 आर इन सीरीज एंड R3 एंड R4 आर ऑल्सो इन सीरीज। तो RS अगर मैं निकालूँ R1 प्लस R2 तो 1 + 1 2 ओम, और अगर मैं इसका भी निकालूँ RS R3 प्लस R4 ये भी 2 ओम आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं अगेन इसका वो बनाऊं, अगर मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊंगी तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। R1 और R2 का आया मेरा 2 ओम एंड R3 एंड R4 का आया मेरा 2 ओम। अब मैं देख पा रही हूँ कि R1 जो ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है दोनों पैरेलल में है, राइट। ये वाला पार्ट एंड दिस पार्ट इज ऑल्सो इन पैरेलल। तो इसको ऐसे हम इजी तरीके से कर सकते हैं। बड़े बड़े सर्किट्स हमें मिलेंगे जो बहुत ऐसे डरावने से लगेंगे, बट उसको हम सिंप्लीफाई करके इस तरीके से कर सकते हैं। ओके, सो 1/, इसमें मैं पैरेलल में है तो RP का फॉर्मूला लगाऊंगी, R1 प्लस R2, इसको अगेन R1 और R2 मान लेते हैं, 1/2 प्लस 1/2।
So this comes out to be 1 ohm. तो 1/1 तो अगेन 1 ही होता है, रेसिप्रोकल करने के बाद भी 1 ओम ही आएगा, ठीक है। तो इसका आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 ओम। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, आपने एक्सपीरियंस किया होगा, हमारे चार्जर्स जो होते हैं वो गर्म हो जाते हैं, फ़ोन गर्म हो जाते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, जब वो किसी भी कंडक्टर से पास होता है तो वो प्रोड्यूस करता है हीट इनसाइड द कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर वो हीट को प्रोड्यूस करता है। तो व्हाट इज द स्टेटमेंट, इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर प्रोड्यूसेस हीट इनसाइड द कंडक्टर, ठीक है। हीट को वो प्रोड्यूस करता है। तो क्या होता है हीट, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये मतलब फॉर्मूला डिराइव करवा रही हूँ, हीट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई स्क्वायर के, करंट के स्क्वायर से, एच जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर के, रेजिस्टेंस के, एंड एच जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टी के, टी मतलब टाइम के। तो हीट जो होता है टाइम की क्वांटिटी होती है। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, एच इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ हीट, ओके। सो अभी हमने पढ़ा था कि V इज इक्वल्स टू जो होता है आई आर होता है, तो I इज इक्वल्स टू मैं बोल सकती हूँ V बाय आर होता है। तो अब मैं जो V बाय आर है इसी फॉर्मूले में पुट करना चाहती हूँ, ठीक है। अगर मैं पुट करूँगी तो मेरा क्या होगा, V बाय आर का स्क्वायर, ये R एंड ये T, तो H जो मैं बोल सकती हूँ ये आएगा V स्क्वायर बाय आर इंटू टी। देखो मैंने कैसे किया होगा इसको, देखो बी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हो जाएगा, इसका ब्रैकेट ओपन होगा तो ये आर इंटू टी, आर से आर कट हुआ तो ये आ जाएगा वी स्क्वायर बाय आर टी। तो बेसिकली हमारे पास हीट के दो फॉर्मूले हैं, विच इज आई स्क्वायर आर टी एंड वी स्क्वायर बाय आर टी। अब हीट जो है क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो इसकी यूनिट भी क्या होती है, जूल। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू heating effect of electric current is what amount of heat is produced in a 3 ohm resistor when it is connected to a 6 volt cell for 3 seconds। तो वो कह रहे हैं कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी अगर 3 ओम रजिस्टर में से अगर वो कनेक्टेड है 6 वोल्ट सेल के साथ फॉर 3 सेकेंड्स, 3 सेकेंड्स के लिए वो कनेक्ट है। तो बेसिकली हमें गिवन क्या क्या चीज़ें पहले वो लिख लेते हैं। गिवन है हमारे पास आर की वैल्यू है 3 ओम, ठीक है, V की वैल्यू है हमारे पास 6V एंड हमारे पास टाइम है विच इज़ 3 सेकेंड्स, ठीक है। अभी हमने देखे पीछे जो है यहाँ पे हीट के दो फॉर्मूले देखे हमने, आई स्क्वायर आर टी एंड वी स्क्वायर बाय आर टी। तो इसमें हमारे पास V है, R है और T है, राइट। V है, R है और T है, तो हमारा कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, H इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर टी। तो V क्या है, वैल्यूज पुट करते हैं, 6 का स्क्वायर, R है हमारा 3 ओम और टाइम है हमारा 3 सेकेंड्स। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 6 6 36, ये 3 से 3 कट जाएगा तो हीट विल बी 36 जूल्स। तो 36 जूल्स ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी 3 ओम रजिस्टर में से अगर वो 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट है फॉर 3 सेकेंड्स। दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व मोर एंड मोर प्रॉब्लम्स ऑफ दिस चैप्टर्स। सो एक और ये क्वेश्चन कर लेते हैं। तो करना क्या हमें इसमें, इस सर्किट में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है अक्रॉस ए एंड बी पॉइंट। ए एंड बी पॉइंट के अक्रॉस इस सर्किट में मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। सबसे पहले समझेंगे कि ये सर्किट में हमें दिख क्या रहा है, ये दोनों जो हैं ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों भी पैरेलल में है, ठीक है, दिख रहा है ना, देखो दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में। फिर ये दोनों जब पैरेलल में है तो ये दोनों आपस में दोनों क्या है, सीरीज में है, राइट। सेकेंड स्टेप में ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे। फिर जब ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे तो फिर ये वाला जो सर्किट होगा, ये वाला जो रेजिस्टेंस होगा इस वाले रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में होगा, ठीक है। इसका पहले मैं सिंप्लीफाई वर्जन बना लेती हूँ। देखो अभी ये ऐसा है, राइट। अभी कैसा बन जाएगा, देखो ये 2 ओम,
यहाँ पे इनका पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। ये RP 1/RP इज इक्वल्स टू 1/2 एंड 1/2, ये कितना हो जाएगा 2/2 1 ओम। तो RP क्या आ जाएगा 1/1 ओम। तो ये वाला भी 1 ओम होगा, ये वाला भी 1 ओम होगा। इसको हम ऐसे बना सकते हैं 1 ओम और ये भी 1 ओम, और यहाँ पे हमारी A और B के क्रॉस जो हमें करना है, ठीक है। ये भी 1 ओम, ये 1 ओम, ये 2 ओम। तो अब हमें दिख रहा है कि जो ये है, ये जो है, ये दोनों आपस में सीरीज में। अब सीरीज में है तो हमारा RS कैसे निकलेगा 1 + 1 2 ओम। ये दोनों जो होंगे 2 ओम हो जाएंगे। मैं इसको ड्रॉ करूं, अब अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूं तो ये मेरे 2 ओम आ जाएगा, ये भी 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, और ये हो जाएगा A और B। सो इसका सिंप्लीफाई वर्जन ये है, इसका सिंप्लीफाई वर्जन ये। अब देख रहे हैं ये दोनों अगेन, ये वाला 2 एंड ये वाला 2 अगेन पैरेलल में है। तो 2 एंड 2 जब पैरेलल में होता है तो क्या आता है 1 + 1 2। तो RP क्या आ जाएगा फाइनल 2 ओम। तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा इस पूरे सर्किट का R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 2 ओम। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। ऑप्शन बी इज दी करेक्ट ऑप्शन। तो ऐसे बड़े बड़े सर्किट्स को हम ऐसे छोटे छोटे में सिंप्लीफाई करके बना के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब है हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि हाउ मेनी 176 ओम रजिस्टर्स को इन पैरेलल हमें लगाना है आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पेयर ऑन अ 220 वोल्ट लाइन। वो कह रहे हैं कितने 176 ओम रजिस्टर्स को मैं यूज करूंगी, पैरेलल में लगाऊंगी कि मेरा उस सर्किट में 5 एम्पेयर का करंट हो और वहां पे 220 वोल्ट की लाइन हो। ओके, सो अब सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। अब मुझे नंबर ऑफ रेजिस्टेंस नहीं पता, तो मुझे n निकालना है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हमें निकालने हैं। और हमारे पास गिवन है, करंट गिवन है, वोल्टेज गिवन है और रेजिस्टेंस की वैल्यू भी गिवन है, हमें नंबर ऑफ रेजिस्टेंस निकालने हैं, ठीक है। तो R गिवन है 176 ओम, I गिवन है 5 एम्पेयर एंड वोल्टेज गिवन है 220 वोल्ट। ओके, अब वो कह रहे हैं पैरेलल में लगाना है, देखो मेंशन है ना पैरेलल। सो पैरेलल में लगाना है तो 1/RP इज इक्वल्स टू 1/, अब सारे के सारे रेजिस्टेंस ही 1/176 है, तो अब इसको ऐसे लिख देंगे n। तो 1/RP हमारा क्या हो जाएगा n/176। तो मेरा RP क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल करके 176/n। रेजिस्टेंस मेरा आ गया 176/n गोज टू n, इसीलिए क्योंकि मुझे पता नहीं है कि कितने रेजिस्टेंस है, तो इसीलिए नंबर ऑफ रेजिस्टेंस के लिए मैंने n यूज कर लिया। अब मैं ओम्स लॉ में जाऊंगी। ओम्स लॉ मेरा क्या कहता है, V इज इक्वल्स टू IR, यही था मेरा फॉर्मूला, V इज इक्वल्स टू IR। तो V क्या है 220 वोल्ट, I क्या है 5 एम्पेयर एंड रेजिस्टेंस है मेरा 176/n। ओके, अब मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ। 176 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 220। ओके, तो अब कितना आएगा आंसर, n जो होगा कितना आएगा 4। तो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितने यूज करने होंगे मुझे 4 रेजिस्टेंस मैं यूज करूंगी, पैरेलल में उसको लगाऊंगी, तो मेरा उस सर्किट में 5 एम्पेयर का करंट फ्लो करेगा विद 220 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, सो आई होप मैंने जो पढ़ाया आपको समझ आया होगा। सो आपके पास कोई भी ऐसा इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, और वैसे भी कोई भी टॉपिक में साइंस मैथ्स में कोई भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ऐसी वीडियोस और देखने के लिए आप तक्षशिला के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।